दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर परसों रात जो कुछ हुआ, उसने आज एक बहुत बड़ा सवाल पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया है। क्या आज हमारे राजनीतिक नेता नौकरशाही से मारपीट कर काम करवाएंगे? क्योंकि ये बात इसलिए सुर्खियां पकड़ रही हैं, लगातार राजनीति के साथ साथ जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं वो तथ्य ये बताते हैं कि कैबिनेट सचिव के साथ मारपीट की गई है। कैबिनेट सचिव रात 12 बजे, आज से 2 दिन पहले रात 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर एक मीटिंग के लिए गए थे। कैबिनेट सचिव का ये स्पष्ट तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री के निवास पर जब वो चीफ सेक्रेटरी पहुंचे थे, उस वक्त उन्हें एक ऐसे सोफे पर बिठाया गया था जिसमें 2 तरफ 2 विधायक थे और उन्हें बीच में बैठाया गया था। बाद में जैसे ही गहमागहमी बढ़ी, दोनों विधायकों ने पकड़कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। चोट के निशान उन्हें लगे। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और वह बात स्पष्ट हो रही है कि उनकी पिटाई हुई है। जब अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो सामने मौजूद हो और मुख्य सचिव की इस तरीके से पिटाई हो रही हो, तो क्या ये अपने आप में जायज है? सबूत नंबर 1, चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट। सबूत नंबर 2, अंशु प्रकाश के चेहरे पर चोट के निशान। और नतीजा, आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में जिस तरह से मुख्य सचिव के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों की हाथापाई का मामला सामने आया, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पूरा बवाल किसी साजिश के तहत हुआ? आम आदमी पार्टी के नेता भले ही मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हाथापाई की खबरों से इनकार करें, लेकिन अंशु प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि उनके साथ बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की हुई। अंशु प्रकाश की इस मेडिकल रिपोर्ट पर नजर डालिए, जिसमें साफ लिखा गया है कि अंशु प्रकाश के होठों के पास चोट के निशान मिले हैं। दोनों कानों के पीछे सूजन, दाईं आंख और गर्दन के पास भी चोट की वजह से दर्द है। मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि अंशु प्रकाश के साथ मारपीट तो हुई है। रिपोर्ट में आई है बात, चेहरे में सूजन की बात आई है, मारपीट की पुष्टि डॉक्टर कर रहे हैं और ये डॉक्टर दिल्ली सरकार के डॉक्टर हैं, अरुणा आसफ अली अस्पताल के डॉक्टर हैं जो पुष्टि कर रहे हैं कि मारपीट हुई है। तो अब ये राजनीतिक मामला नहीं रहा, अब ये एक आपराधिक मामला है जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों एक आपराधिक साजिश में शामिल हैं। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्य सचिव के साथ धक्का मुक्की किसने की? इस बात का जवाब पुलिस के FIR से मिलता है। आरोपों के घेरे में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक अमानतुल्ला और प्रकाश जारवाल। इतना ही नहीं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरी घटना को साजिशन अंजाम दिया गया। रात 12 बजे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को मीटिंग के लिए केजरीवाल के घर बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों विधायकों के बीच में अंशु प्रकाश को बैठाया गया और फिर उनके साथ बदसलूकी की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ किसी भी तरह की मारपीट की घटना से इनकार कर रही है। इस बीच पुलिस ने सारे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें, सीएम निवास पर मुख्य सचिव के साथ बदसलूकी की घटना से गंभीर सवाल उठते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में केजरीवाल सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो LG ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मुख्य सचिव के साथ जो कुछ भी हुआ वो प्रदर्शित करता है कि दरअसल इसे आप अच्छा आचरण तो नहीं कह सकते, चाहे वजह जो भी रही हो। लेकिन क्या कोई व्यक्ति मुख्य सचिव की पिटाई कर सकता है, और वो भी मुख्यमंत्री निवास में और मुख्यमंत्री के सामने? अगर ये सब कुछ है तो जाहिर सी बात है आज हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए आज हम आपसे ये सवाल पूछते हैं, क्या मुख्य सचिव की पिटाई एक राजनीतिक साजिश है? हम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या दिल्ली के मुख्य सचिव की पिटाई एक राजनीतिक साजिश है? आप अपना जवाब हमें भेजिए। अगर आपको लगता है हाँ तो लिखिए NN स्पेस यस, अगर आपको लगता है ना लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय हमसे ट्विटर के जरिए भी साझा कर सकते हैं, #NN_। अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए और हम आपकी राय इस कार्यक्रम में जरूर प्रदर्शित करेंगे। अब दरअसल मुद्दा उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि रात को 12 बजे मुख्य सचिव को बुलाकर मुलाकात की गई। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को रात में 12 बजे बुलाकर क्या साबित करना चाहते थे,
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री और उसके साथ साथ विधायक। क्यों रात में बुलाया गया, पहला मुद्दा तो ये। दूसरा, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वहां बैठक के बीच में यह सब तमाशा होता रहा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों तरफ से क्या आरोप और प्रत्यारोप हैं। केजरीवाल सरकार 3 साल के अपने कार्यकाल पर एक एड कैंपेन चलाना चाहती है। इस पर अधिकारियों ने दरअसल कहा कि एड कैंपेन पर अधिकारियों की तरफ से एक ऐतराज है और उस ऐतराज को अरविंद केजरीवाल की सरकार के सामने रखा गया। अरविंद केजरीवाल सरकार एड कैंपेन में कहना चाहती थी कि दिल्ली में 3 साल में भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार कम होने के दावे को प्रमाणित करना मुश्किल है, इसलिए इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विज्ञापन में लिखा था कि ब्रह्मांड के दृश्य और अदृश्य शक्तियां आपकी मदद में जब लग जाती हैं अगर आप अच्छा काम करने लगते हैं। इस पर अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की लाइनें किसी भी विज्ञापन में नहीं लिखी जा सकती क्योंकि इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड शब्द और अदृश्य और शक्तियों की बात नहीं कही जा सकती। जब ये बातें सामने आई तो ऐसा माना जा रहा है कि विज्ञापन को लेकर दरअसल दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में उनके विधायकों ने ऐतराज जताया और मुख्य सचिव की धुनाई हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस पूरे षड्यंत्र के मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा और फिर अपने सामने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करवाई गई, उनको गाली दिलवाई गई और ये समय जानबूझकर रात के 12 बजे इसलिए रखा गया कि ये मीडिया में भी हाईलाइट ना हो पाए। राशन को लेकर बात हो रही थी, उस पे बातचीत आपस में बहस के रूप में बदल गई। मैं स्वीकार करता हूं, इसको हमारे विधायकों ने भी स्वीकार किया। बहस थोड़ा गर्मागर्म भी हो गई, ये भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मारपीट हो गई और उनका चश्मा गिर गया और एकदम उनके साथ हाथापाई हो गई। सिर्फ उनके कहने के आधार पर ये सारी बातें मान ली जा रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष इस पूरे मामले पर अपनी अपनी राय अलग रख रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सत्ता पक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी ताल ठोक कर कह रही है कि गर्मा गर्मी हुई, इतनी गर्मा गर्मी हुई कि इस बारे में सत्यापित करने को तैयार है आम आदमी पार्टी, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि मुख्य सचिव के साथ हाथापाई हुई, विधायकों ने अपने हाथ छोड़े और उन्हें पीटा। अब इस पूरे मामले पर एक जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। आम आदमी पार्टी अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, मजलूम की तरह। दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं जो कि आम आदमी पार्टी के इस पूरे एक्ट को, इस पूरे ड्रामे को एक ड्रामा कहते हुए दिखाई दे रही है। सच कहीं इसके बीच में है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गर्मा गर्मी हुई और सिर्फ वहीं तक रुक गई, यह बात गले के नीचे उतरती नहीं है। वरना मुख्य सचिव बाहर आकर अपनी पिटाई की बात क्यों कहते? कोई भी सभ्य व्यक्ति क्या बाहर निकलकर किसी भी मीटिंग से कहे कि मुझे पीटा गया है और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट वो भी क्या झूठा है, और वो भी उस मेडिकल अस्पताल से जो कि दिल्ली सरकार के मातहत है? सच कहीं बीच में है, लेकिन अब जब इस पर राजनीति हो रही है तो राजनीति भी जबरदस्त है। दिल्ली की सियासत में हंगामा बरपा है। एक तरफ सवाल है तो दूसरी तरफ पलटवार। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी के आरोप ने तूल पकड़ा और पुलिस एक्शन में आ गई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों विधायकों को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया तो अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन से भी करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। वीके जैन साहब वहाँ मौजूद थे जब ये सारी प्रोसीडिंग हुई थी, तो हम उनसे कुछ जानकारी चाह रहे थे, इसलिए हमने उनसे बात की थी। दैट वाज इनफॉर्मल, नथिंग टू डू विद डिटेंशन। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के सिपहसालार इसे साजिश का नाम दे रहे हैं। जो बात मुख्य सचिव ने कह दी वो रामायण का श्लोक है, जो बात मंत्री कहते हैं उसका कोई आधार नहीं, उसको माना नहीं जाता। जिसके वीडियो साक्ष्य मौजूद है उस बात पे कोई कार्रवाई नहीं है। जो मुख्य सचिव कह देते हैं वो गीता का श्लोक हो जाता है। मामला इतनी जल्दी नहीं थमेगा, ये हर कोई जानता है। लिहाजा पहले बीजेपी और फिर कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने अपनी अपनी गुहार लेकर पहुंच गए। इस निकम्मी, इस भ्रष्टाचारी, इस गुंडों की फौज की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। रात को 12 बजे चीफ सेक्रेटरी को जानबूझ करके बुलाया जाता है और उसके साथ में हाथापाई करी जाती है ताकि लोगों का ध्यान अपने विफलताओं से केजरीवाल हटा सके। बीजेपी और कांग्रेस के बाद
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन भी एलजी से मिलने पहुंचे। हालांकि हंगामे वाली रात की कहानी क्या थी, इस पर इमरान हुसैन से कुछ बोलते नहीं बना। देखिए, मेरे पास तो सारे विधायक आ ही रहे थे। जब मेरे पास मतलब और विधायकों का पूरा अधिकार है, वो मुख्यमंत्री के पास भी जाके अपनी गुहार लगा सकते हैं। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शहर से बाहर हैं। वो कमल हासन की नई पार्टी की लॉन्चिंग के मंच पर जा विराजे और दिल्ली में द ग्रेट सियासी दंगल चलता रहा। दिल्ली से दीपक रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरह से विपक्ष सरकार के पीछे हाथ धोकर है, लेकिन सरकार के पास कुछ एक मुद्दों का जवाब तो है, लेकिन ज्यादातर जवाब सरकार के पास है ही नहीं। जैसे कि सवाल ये उठाया जा रहा है कि रात को 12 बजे मुख्य सचिव को बुलाकर बैठक क्यों की गई, सुबह भी की जा सकती थी। इस पर जवाब आम आदमी पार्टी का ये है कि कई इलाकों में राशन बांटने की समस्या आ रही थी, बातचीत जरूरी थी, लेकिन क्या रात में 12 बजे आवश्यक थी, इस पर कोई जवाब नहीं है। क्या मुख्य सचिव विज्ञापन विवाद पर बातचीत कर रहे थे, इस पर कहा जा रहा है कि मुख्य सचिव झूठ बोल रहे हैं, विज्ञापन विवाद था ही नहीं। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि भाई आखिरकार मुख्य सचिव अपनी ही पिटाई के बाद झूठ क्यों बोलेंगे। तो इस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि मुख्य सचिव दरअसल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसलिए अपनी पिटाई की बात कर रहे हैं। मुख्य सचिव के साथ मारपीट क्यों की गई, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि ये बात बिल्कुल झूठी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ झूठ और झूठ की बात निकल कर आती है। लेकिन अब बात आ रही है कि मेडिकल रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो चुका है कि पिटाई हुई है, तो फिर इसे कैसे झुठला सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी की सरकार कई मौकों पर बहुत कुछ झुठला चुकी है। ट्रैक रिकॉर्ड तो कम से कम कुछ ऐसा ही है, पहले झूठ बोलते हैं फिर माफी भी मांग लेते हैं। तो क्या इस बार भी माफी मांगेंगे? लेकिन उससे पहले यह सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज का सवाल, क्या मुख्य सचिव की पिटाई के पीछे एक राजनीतिक साजिश है? क्या मुख्यमंत्री सचिव के दिल्ली के मुख्य सचिव के इस पिटाई के पीछे एक राजनीतिक साजिश है? आप अपना जवाब हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। टाइप कीजिए NN स्पेस yes अगर आपको लगता है हाँ, NN स्पेस नो अगर आपको लगता है ना। अपना SMS हमें भेजिए 56070 पर 56070 पर। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं #NN और उसके बाद ट्वीट कीजिए अपनी राय। आपकी राय हम जरूर प्रदर्शित करेंगे अपने इस कार्यक्रम के दौरान। और आइए द ग्रेट बैंक घोटाला की बात करते हैं। जी हाँ, क्योंकि द ग्रेट बैंक घोटाला एक ऐसी कहानी है जिसका ना आदि है ना अंत है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया निकलता चला आ रहा है। अब एक नई बात सामने निकल कर आ रही है। नीरव मोदी एंड कंपनी दरअसल असली हीरो का कारोबार तो करते ही थे, लेकिन नकली हीरो का कारोबार भी करते थे। या जिरकॉन या फिर अमेरिकन डायमंड्स, यह आपने बहुत सुना होगा। हम सब जब उम्मीद करते हैं कि हम हीरा नहीं खरीद पाते हैं, तो हम अपने किसी ना किसी को गिफ्ट देने के लिए या तोहफा देने के लिए जिरकॉन खरीद लेते हैं जो हीरे जैसा दिखता है, या फिर हम अमेरिकन डायमंड्स खरीद लेते हैं जो केमिकल के तौर पर बनाया जाता है और हम इसी से खुश हो लेते हैं। लेकिन अब ये ज़रा सोचकर आपको भी हैरानी होगी कि नीरव मोदी जैसा बड़ा ज्वेलर भी लोगों को इसी तरीके से ठगा करता था। अमेरिकन डायमंड्स और जिरकॉन लगाकर वो लोगों को चूना भी लगाया करता था। पता नहीं ये चूने की खबर कितनी लगेगी भाई। बैंक को चूना लगाया, लोगों को चूना लगाया, ग्राहकों को चूना लगाया। ऐसा लग रहा है जैसे कि नीरव मोदी ना हुआ, फर्जीवाड़े की दुकान हो गई साहब। जितना बड़ा सवाल PNB घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के भागने को लेकर है, उतना ही गहरा राज उसके कारोबार को लेकर भी है। जांच एजेंसियों को यह आशंका है कि उसके ठिकानों से जब्त हीरे नकली भी हो सकते हैं। लिहाजा गीतांजलि जेम्स के जब्त हीरे लैब में टेस्ट होंगे। जांच एजेंसियों को हीरे के आर्टिफिशियल होने की आशंका है। देश भर से गीतांजलि जेम्स के शोरूम पर हुई थी कार्रवाई। बरामद ज्वेलरी में जड़े हीरे आर्टिफिशियल हो सकते हैं। लैब में हीरे बनाकर ऊंची कीमत पर बाजार में बेचने का भी शक है। ईडी ने सभी टीमों को अलर्ट किया है कि छापेमारी में हीरे की जो भी ज्वेलरी पकड़ी जाती है वो मुंबई हेडक्वार्टर में जमा की जाएगी, वहीं लैब में हीरों की जांच होगी। आरोपी मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स के पूर्व MD संतोष श्रीवास्तव भी इसी तरह का खुलासा कर चुके हैं। गिफ्ट के लिए जो प्रोडक्ट भेजा जा रहा है, जिसकी वैल्यू 5 लाख या 10 लाख बताई जा रही है, उसकी वैल्यू एक्चुअल 1 लाख या उससे भी कम है।
फॉर एग्जांपल उनको अगर 50 लाख की ज्वेलरी प्रॉमिस की गई और जो दी गई वो शायद 5 से 10 लाख के अंदर की ही थी। तो उनका कहना होता था आप अपने काम से काम रखिए, इन सब चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। एंड ही हैड मल्टीपल कंपनीज। सवाल है कि बैंकों को चूना लगाने वाले नीरव मोदी ने हीरे में भी हेरा फेरी की थी। इसी मामले में हीरों की जांच के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए जनाब, एक और फर्जीवाड़ा है जो सामने आ चुका है। वैसे में एक और बड़ा सवाल जो सरकार के सामने खड़ा होता है। तमाम जांच एजेंसियों ने हम देशवासियों को यह भरोसा दिया कि तकरीबन 5,000 करोड़ की चल और अचल संपत्ति नीरव मोदी और उसकी कंपनी की अभी तक पुलिस और जांच एजेंसियों के गिरफ्त में आई है, जिसमें बड़े पैमाने पर हीरे जवाहरात और सब कुछ है। आपको यह बताए कि असली है कि नकली है। अगर ये सब कुछ नकली है तो सरकार इन नकली हीरे जवाहरात के दम पर 5,000 करोड़ की बात कर रही है। पता चला 5,000 करोड़ नहीं, 5 करोड़ का सामान निकला। तब क्या करेंगे साहब? कहां से लाएंगे पैसा? जाहिर सी बात है अभी इस पर तफ्तीश और हो रही है, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो जरा अब आपके सामने रख देते हैं। देश भर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई की छापेमारी चली है, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 17 ठिकानों पर रेड हुई है। मुंबई में 4 शेल कंपनियों पर शिकंजा कसा गया है। ओपेरा हाउस, पेडर रोड और पर रेड की गई है। उसके साथ साथ गोरेगांव ईस्ट और पवई में भी छापे मारे गए हैं और मेहुल चौकसी को नोटिस देकर 200 शेल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों पर नजर रखने की बात कही जा रही है। और जो बात हम आपके सामने रख रहे थे कि ऐसा माना जा रहा है कि 5,726 करोड़ के बेशकीमती जेवरात पकड़े गए हैं। अब पता नहीं इसमें कितने असली और कितने नकली हैं। अगर फजरी हुए तो वाकई में हम सबको किरकिरी भी होगी। 12 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और विपुल अंबानी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बहुत ऊंचे CFO थे नीरव मोदी के, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अब आपको हम दिखाते हैं कि नीरव मोदी फर्जीवाड़े की खान किस तरीके से था। आप जरा सोचिए, नीरव मोदी ने अपनी तमाम कंपनियां खड़ी की। उन कंपनियों के नाम पर वो बैंक से लोन लेता रहा, हजारों करोड़ का लोन लेता रहा। और ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों का पता और इन कंपनियों में काम करने वाले डायरेक्टर्स का नाम और पता जब आप देखेंगे तो आप भौचक रह जाएंगे। जनाब, ये कंपनियों के पते भी फर्जी हैं। ये झुग्गी झोपड़ियों के पते हैं, उन लोगों के पते हैं या नाम है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो डायरेक्टर के तौर पर सामने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यह पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा है। नीरव और मेहुल पर शक है। करीब 200 शेल कंपनियां खड़ी करके इस घोटाले को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक इनमें से करीब 126 कथित फर्जी कंपनियों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। इन कंपनियों के फर्जीवाड़े पर शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि इनमें से कुछ डायरेक्टरों के बारे में पता चला है कि वो मुंबई की चाल और झुग्गियों में रहते हैं। न्यूज़ नेशन की टीम ने इस बारे में तहकीकात की। सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए न्यूज़ नेशन के 2 संवाददाता विकास श्रीवास्तव और शैलेंद्र सिंह मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में ऐसे घरों में पहुंचे जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वहां नीरव और मेहुल से जुड़ी कंपनियों के 2 डायरेक्टर रहते हैं। न्यूज़ नेशन की टीम मुंबई के अंबोली इलाके की एक सोसाइटी में पहुंची जहां ज्योति वोरा नाम की महिला रहती है। ज्योति वोरा को दस्तावेज में मेहुल चौकसी के नक्षत्र ब्रांड की डायरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन वो इस साधारण से अपार्टमेंट में रहती है। तो हम पहुंचे मुंबई के अंबोली इलाके में, जहां पर मेहुल चौकसी के नक्षत्र ब्रांड में डायरेक्टर के पद पर काम करने वाली ज्योति वोरा रहती हैं। लेकिन यहां पहुंचने के बाद हमें सच्चाई हमारे ख्यालातों से बिल्कुल अलग नज़र आई, क्योंकि ज्योति वोरा जो कि एक डायरेक्टर पद पर काम करती हैं, वो मुंबई के अंबोली इलाके की साधारण सी सोसाइटी में रहती हैं और बीते कई सालों से रहती हैं। न्यूज़ नेशन की टीम अपार्टमेंट के अंदर पहुंची, लेकिन ज्योति वोरा नहीं मिली। ये फ्लैट जो है ये ज्योति वोरा का है, जहाँ पर हमें बताया गया कि वो अपनी बेटी के साथ रहती हैं। ज्योति वोरा अपने पति को खो चुकी हैं और अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहती हैं, लेकिन इस समय ये घर बंद है, वो यहाँ पर नहीं है। नक्षत्र डायमंड की डायरेक्टर ज्योति वोरा के पड़ोसियों ने बताया कि ज्योति के पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है। I was told that she doesn't have an own house and her brother-in-law had given it to her to stay, I think, and a very simple lifestyle. न्यूज़ नेशन की दूसरी टीम मुंबई के कालवा देवी इलाके में दिनेश भाटिया के घर पहुंची। दिनेश भाटिया को कागजात में नक्षत्र, गिली और गीतांजलि समेत 9 बड़े ब्रांडों का डायरेक्टर बनाया गया था। दिनेश भाटिया के घर पर हम पहुंचे हैं। दरअसल ये अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो साउथ मुंबई का जो इलाका है वहां पर कालबा देवी इलाके में एक बिल्डिंग है भाटिया निवास, और उस भाटिया निवास के 3रे मंजिल पर मैं हूं। यहां पर जब एक
मल्टीनेशनल कंपनी हो और उसके ब्रांड को पहनकर जब स्टार्स रेड कारपेट पर उतरते हों तो सोचिए क्या चमक धमक होती है। और जब यहाँ हम पहुँचे हैं तो यहाँ पहुँचने के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो उससे एकदम अलग हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही। इस वक्त दिनेश भाटिया का जो घर है वो बंद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है। हालांकि दिनेश भाटिया के लड़के रौनक भाटिया से हमारी मुलाकात हुई, साफ तौर पर बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन रौनक भाटिया मुकर गए। किसी भी तरह से वो कैमरे पर नहीं आना चाह रहे थे और कैमरे पर आने के बाद भी वो बात नहीं करना चाह रहे थे। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि मेहुल चौकसी ने कुछ साल पहले दिनेश भाटिया को अपनी कंपनियों का डायरेक्टर बनाया था, लेकिन मेहुल तो घोटाला करके देश से भाग गया और अब दिनेश भाटिया जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। शैलेंद्र सिंह के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जाहिर सी बात है जो कुछ हुआ है पिछले एक हफ्ते से वो इस बात की तरफ संकेत दे रहा है और एक तरह से खुला संकेत है ये कि सब कुछ फर्जीवाड़ा है। हर किसी को चूना लगाया गया है हर स्तर पर और हर किसी ने अपने आंख पर पट्टी बांध रखी है। अब जब इतने बड़े पैमाने पर हर किसी को चूना लगाया जाए तो हंसी मजाक और ठट्ठा तो होगा ही। जाहिर सी बात है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस पूरे घोटाले को लेकर जबरदस्त उहापोह ही नहीं बल्कि धमाल मचा हुआ है। अब ये धमाल जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इतना है तो आप इससे परे कैसे रह सकते हैं। आइए जरा हम आपको दिखाएं कि किस तरह से व्यंग के तीर चल रहे हैं और घायल कोई नहीं, हम सब हैं। नीरव मोदी और उसका कारनामा, पीएनबी और उसके सिस्टम में सेंध मारी, इन सब के बीच सरकार पर सवालों की बौछार। 14 फरवरी को जब देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले का खुलासा हुआ तो पूरा देश दंग रह गया और लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। सवाल, तंज और आरोपों की बाढ़ आ गई। सभी प्लेटफॉर्म पर इस घोटाले की चर्चा परवान पर है। आम से लेकर खास तक हर कोई शब्दों का बाजीगर बन गया। आपको हाल फिलहाल में किए गए कुछ पोस्ट से रूबरू कराते हैं। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने ट्वीट किया, शायद मैं अकेला ही बैंक चोर हूं जो नाकाम रहा। ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले ऋषि कपूर भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि साल 2011 में बैंक किसी को 11,300 करोड़ रुपए का लोन देता है। इस पर इतने सालों में कोई जांच नहीं हुई। इससे ये साबित होता है कि जो भी चमक रहा है वो सिर्फ डायमंड नहीं है। चेतन भगत ने ट्वीट किया, सर आपने 11,000 करोड़ का फ्रॉड किया। जितना जल्दी हो सके आप देश छोड़कर चले जाएं। ट्रैवल डील के लिए आरएम से मिलें। हम आपका अकाउंट इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि आधार पर आपकी तस्वीर हमें अच्छी नहीं लगी। खास चेहरे ही नहीं, आम लोग भी तंज भरे तीर छोड़ने में पीछे नहीं। जैसे ही मोदी सबको 15 लाख देने का सोचते हैं, कोई ना कोई सब पैसे उड़ाकर भाग जाता है। अब ऐसे में वो भी क्या करें। 2 रुपए के पेन को सुतली से बांधने वाले बैंक 11,000 करोड़ रुपए डुबा बैठे हैं। ललित मोदी, विजय माल्या और अब नीरव मोदी, विदेश भागने वाले लुटेरों की लाइन लंबी हो गई। जब से घोटाले का खुलासा हुआ है तब से नीरव मोदी चैप्टर सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से राम की नगरी अयोध्या के लिए बहुत भव्य तैयारियां चल रही हैं। मनोज सिन्हा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि अयोध्या में जब स्टेशन बनेगा तो कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसे देखते ही आपको लगे कि आप राम की नगरी में आ गए हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का कहना है कि अयोध्या का स्टेशन भी राम मंदिर के तर्ज पर ही बनेगा। अभी राम मंदिर बनेगा कब, राम मंदिर कहां बनेगा, इस पर तो चर्चा हो ही नहीं पा रही क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन स्टेशन राम मंदिर जैसा बनेगा ये जरूर कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा। मंदिर की तरह डिजाइन और भव्य इमारत, राम की नगरी अयोध्या में यही है रेलवे का नया एक्शन प्लान, जिसके जरिए अयोध्या में रेलवे स्टेशन को राम मंदिर जैसा बनाया जाएगा। अयोध्या में रेलवे की परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने न्यू अयोध्या की खूबियां गिनाई। पूरा देश, पूरी दुनिया प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, तो एक मंदिर का भव्य स्वरूप जैसे काशी में जो वाराणसी कैंट स्टेशन है, उसे आप देखिए तो देखने से ही अनुभूत होती है कि भगवान शंकर की नगरी में आ गए। वैसा ही अयोध्या स्टेशन देख करके देश का हर श्रद्धालु ये महसूस करे कि प्रभु श्री राम के नगरी में हम आ गए हैं। ऐसा स्टेशन भारतीय रेल बनाने जा रही है। फैजाबाद और अयोध्या के रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। 1,116 करोड़ के फंड से स्टेशन बनेंगे मॉडर्न।
2010 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। 80 करोड़ रुपए अयोध्या में और खर्च होंगे। साल 2021 तक अयोध्या में स्टेशन को मंदिर की तरह बनाया जाएगा। साथ ही इसमें वो तमाम सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी जिससे स्टेशन की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। एरिया का भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है ताकि जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिस दिन देश भर के लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनको कोई असुविधा न हो और 1 लाख लोग सुविधापूर्वक अयोध्या स्टेशन पर रह सके, इसका इंतजाम भारतीय रेल कर रही है। यूं तो रामनगरी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी न सिर्फ अयोध्या वासियों को बल्कि हर किसी को खलती है। ऐसे में उम्मीद है कि राम के नाम पर शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर बने। टीम न्यूज़ नेशन। हमारे आज और वर्तमान की जरूरत है कि हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन हो, क्योंकि स्मार्टफोन हो तो फिर आप इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तमाम एप्लीकेशंस आपके पास है, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और सरकार भी चाहती है कि आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें। लेकिन स्मार्टफोन के इस्तेमाल से आज हम कितने बेकार हो रहे हैं, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए नहीं क्योंकि स्मार्टफोन अपने आप में ख़राब चीज़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्मार्टफोन जिस तरह से आपको आदतन फ़ोन पर लगाए रखता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप है। इसकी वजह से न सिर्फ आप अपना काम नहीं कर पाते, बल्कि दरअसल आप एक तरह से उस पर पूरी तरीके से निर्भर होते चले जा रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि लोगों को इसका फोबिया समा गया है और इस फोबिया की वजह से लोग इसके लिए इतने ज़्यादा इसके अंदर घुस गए हैं कि स्मार्टफोन की आदत को छुड़ाने के लिए अब क्लिनिक्स बनाए जा रहे हैं जहां लोगों को भर्ती कराया जा रहा है ताकि इस स्मार्टफोन सिंड्रोम से वो अपने आप को जुदा कर सकें। यानी ज़रूरत है कि आप इसे लत न बनने दें। आइए आपको दिखाते हैं कैसे आज न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि हिंदुस्तान में भी स्मार्टफोन की लत से छुटकारा दिलाना कितना मुश्किल काम है। हर आम से लेकर खास इंसान की जरूरत बन गया है स्मार्टफोन। आज हर हाथ में हर वक्त स्मार्टफोन नजर आ सकता है। विदेशों से लेकर हिंदुस्तान तक स्मार्टफोन की जरूरत कब लत में बदलती जा रही है, ये लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा। हालात ये हैं कि विदेशों में लोग अपने बच्चों में बढ़ते स्मार्टफोन की लत से परेशान हो चुके हैं। कुछ बच्चे 20 घंटे तक स्मार्टफोन पर वक्त गुजार रहे हैं। स्मार्टफोन की वजह से बच्चे खेलकूद नहीं कर रहे। स्मार्टफोन की लत का असर पढ़ाई लिखाई पर पड़ रहा है। स्मार्टफोन की लत वाले बच्चे चिड़चिड़े और उग्र स्वभाव के हो रहे हैं। कई बच्चों में गर्दन और कंधों की हड्डियों की शिकायत आ रही है। हालात ये हैं कि अमेरिका जैसे देश में बच्चों के स्मार्टफोन की लत छुड़ाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। बच्चों में ऐसी लत छुड़ाने के लिए खोले गए क्लिनिक एक बच्चे के लिए 50 लाख रुपए तक की फीस वसूलते हैं। सिलिकॉन वैली के आसपास दर्जनों ऐसे क्लिनिक 45 दिन तक इलाज करते हैं, जिसमें लत छुड़ाने के लिए बच्चों से शारीरिक मेहनत के काम कराए जाते हैं। बच्चों को मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप से दूर रखा जाता है। इलाज के दौरान परिवार के दूसरे लोगों को भी साथ रहने की इजाजत होती है। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों में स्मार्टफोन की लत को बीमारी की श्रेणी से बाहर रखा गया है, लेकिन दुनिया के कुछ देश इसे बीमारी ही मानते हैं। स्मार्टफोन की लत भारतीय घरों के बच्चों में भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 121 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 50 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और करीब 40 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। मतलब ये कि आबादी के हर तीसरे या चौथे शख्स के पास स्मार्टफोन है। इसकी वजह से भारत में भी बच्चे स्मार्टफोन की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। इनके इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में अलग से इलाज का इंतजाम किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आपने देखा कि स्मार्टफोन की लत दरअसल कितनी हानिकारक है, लेकिन आज आपके सामने कुछ और तथ्य रखना चाहते हैं। दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आज स्मार्टफोन हम सबों की जिंदगी में घुसकर हमें क्या बनाता जा रहा है, कैसे हमें काटता चला जा रहा है। सिलिकॉन वैली जहां स्मार्टफोन्स और यूं कहें कि इंटरनेट के विकास को लेकर सबसे ज़्यादा काम हुआ, वहीं पर अब इस बात को लेकर शोध हो रहा है कि कैसे इंटरनेट और इंटरनेट से लगातार जुड़ा रहना हम सब के लिए बहुत घातक है। सबसे पहले तो वो आपके एकाग्र होने की इस पूरी परिधि को ही खत्म कर देता है। आप कभी भी एकाग्र होकर कोई काम नहीं कर सकते। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप अपना फ़ोन चेक कर लें, कहीं उसमें कोई व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आया, किसी ने फेसबुक पर लाइक तो नहीं कर दिया, किसी ने आपके सामने कोई वीडियो चैट तो करना शुरू नहीं कर दी, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। ये सब जानने का कौतूहल आपकी न सिर्फ एकाग्रता को ख़त्म करता है, बल्कि आपको दरअसल फ़ोन का गुलाम बना देता है।
और आज इसी वजह से दुनिया के कई देश अब और साथ साथ कई कंपनियां लोगों से कह रही हैं कि आप स्मार्टफोन से दूर रहिए, नियंत्रित रखिए। स्मार्टफोन यानी मुट्ठी में दुनिया। इस्तेमाल के लिहाज से लोगों की जिंदगी आसान बनाने वाला ये फोन अब बच्चों को अपने चंगुल में लेता जा रहा है। शौक या मजबूरी में लोग बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन थमा रहे हैं और उसका नतीजा हो रहा है कि बच्चे इसके मायाजाल से निकल नहीं पा रहे। बच्चों में स्मार्टफोन की लत को डॉक्टरों की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम कहा जाता है। इसके असर का अंदाजा ऐसे लग सकता है कि एक अध्ययन के अनुसार 1000 बच्चों को 24 घंटे के लिए मोबाइल से दूर रखा गया। 24 घंटे बाद पता चला कि 50% बच्चों में आक्रामकता बढ़ चुकी थी। ऐसी लत वाले बच्चे फोन ले लेने या इंटरनेट कनेक्शन कट जाने पर उग्र हो उठते हैं। ऐसे बच्चे झूठ बोलकर फोन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों का सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित होता है। किसी केस में 4 घंटे से ज्यादा, किसी केस में 6 घंटे से ज्यादा पर डे यूज हो तो एडिक्शन हो सकता है। और साइन ये माना जाता है कि अगर आपको स्मार्टफोन या आपका कोई भी स्क्रीन, आपके जो भी गैजेट है कोई हटाया जाए तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, उदासी, नींद का ना आना, इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। बच्चों के लिए स्मार्टफोन ही नहीं, मोबाइल फोन ही अपने आप में खतरनाक है। इसे समझने के लिए जरा ये तस्वीर देखिए। ये 3 तस्वीरें 5 साल, 10 साल और एक वयस्क के ऊपर मोबाइल से होने वाले रेडिएशन की हैं। जरा देखिए कि जब कान के पास मोबाइल होता है तो उसके खतरनाक रेडिएशन का कितना असर इंसान के दिमाग तक होता है। इन तस्वीरों से जाहिर है कि बच्चों के दिमाग पर वयस्कों के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा असर पड़ता है। ऐसे में चिकित्सक यही सलाह देते हैं कि बच्चों को मोबाइल फोन से जितना दूर रखा जाए वही उनकी सेहत के लिए फायदेमंद है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब ये खबर आपके लिए वाकई में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक अफवाह चल रही है पूरे देश भर में कि हम सबों का मोबाइल नंबर बदला जाना है। अभी तक हम जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं उसमें 10 अंक होते हैं। ऐसा माना जा रहा है, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि दरअसल 13 अंकों का मोबाइल फोन अब होगा, इसलिए हर व्यक्ति का मोबाइल फोन बदला जाएगा। दरअसल ये सिस्टम सिर्फ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए लागू किया जा रहा है और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए 13 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा। लेकिन हमारा और आपका मोबाइल नंबर अभी भी 10 डिजिट का ही होगा, यानी 10 अंकों का ही होगा। हमारे मोबाइल नंबर में कहीं कोई बदलाव, कहीं कोई फेरबदल नहीं है। इसलिए ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अफवाह है, इस अफवाह से बच कर रहिए। जिस हिंदुस्तान में 1 अरब के करीब मोबाइल फोन हो, जहां तकरीबन हर हाथ में कम से कम एक मोबाइल जरूर दिखता हो, वहां अगर मोबाइल के नंबर में बदलाव की खबर आती है तो वो लोगों के लिए काफी अहम होती है। ऐसे में जब खबर आई तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि खबर चल रही थी कि 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर बदलेंगे, 13 अंकों का मोबाइल नंबर जारी होगा, अक्टूबर से बदलाव शुरू होंगे, दिसंबर तक 13 अंकों के हो जाएंगे नंबर। इस अफवाह का खुलासा तब हुआ जब BSNL की अपने वेंडर्स को लिखी एक चिट्ठी सामने आई। BSNL ने ये चिट्ठी दूरसंचार विभाग के आदेश के बाद लिखी थी, जिसके सब्जेक्ट में ही साफ साफ लिखा हुआ था कि ये चिट्ठी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के नंबरों में बदलाव के लिए है। चिट्ठी में लिखा गया था कि 8 जनवरी को हुई दूरसंचार विभाग की बैठक में फैसला लिया गया है कि 1 जुलाई 18 के बाद M2M कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 13 अंकों वाले नंबर जारी किए जाएंगे। साथ ही M2M सिम कार्ड के मुताबिक ही 1 जुलाई से पहले मशीनों में सारे IT से जुड़े बदलाव कर लिए जाएंगे और मौजूदा M2M सिम कार्ड के 10 डिजिट वाले नंबरों को 1 अक्टूबर से 13 अंकों वाले नंबर में बदला जाएगा। इससे साफ हो गया कि दूरसंचार विभाग आम लोगों के मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है, बल्कि ये बदलाव खास तरह के सिम कार्ड्स में होंगे जिनका इस्तेमाल स्मार्ट होम से लेकर रिमोट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम में होता है। चेंज आ रहा है सिर्फ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, उसको हम बोलते हैं M2M। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में जो चेंज आ रहा है उसमें 10 डिजिट के बजाय वो 13 डिजिट का फैसिलिटी करना चाहते हैं। दूरसंचार विभाग के आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2018 से वैसे सिम कार्ड्स 13 अंकों वाले जारी होंगे जिनका इस्तेमाल स्मार्ट होम्स, स्मार्ट कार, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वेयर हाउस कंट्रोल सिस्टम, स्मार्ट मीटरिंग जैसे रिमोट कंट्रोल से जुड़ी मशीनों में किया जाता है। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान लगातार
ऐसी हरकतें करता है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बेजा हैं। नियंत्रण रेखा के बेहद ही करीब पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर नजर आया है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं ये हेलीकॉप्टर जो भी आप देख रहे हैं लाल घेरे के भीतर, ये पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर है जो नियंत्रण रेखा के महज 300 मीटर के पास देखा गया। हालांकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ने एयर रूट का वायलेशन नहीं किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुलकर उल्लंघन किया गया है। सेना के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का यह हेलीकॉप्टर MI-17 था। हम आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक कोई भी देश नियंत्रण रेखा के आसपास इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकता। पाकिस्तान की यह कोशिश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और सेना के सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि यह घटना बुधवार की सुबह 10 बजे की है, जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पालादरी इलाके में हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और अधिकारियों ने बताया कि हालांकि हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा के भीतर था, लेकिन चूंकि नियंत्रण रेखा के बहुत पास था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की उल्लंघन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और भाई एक खबर जो कि हमारे सन्यासी वर्ग की तरफ से बड़े पैमाने पर समझकर आता है। हम सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान की आबादी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा ये कह रही हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो आबादी बढ़ाने की बात को कर रहे हैं और उसमें साध्वी प्रज्ञा सबसे आगे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इतना ही नहीं, साध्वी प्रज्ञा ने लोगों के सामने ये पेशकश भी रखी है कि अगर बच्चों का पालन पोषण करने में उन्हें तकलीफ आती है तो वो अपने बच्चे साध्वी प्रज्ञा या फिर उनके संस्थान को दे दें। आइए आपको दिखाते हैं साध्वी प्रज्ञा किस तरीके से देश की आबादी को बढ़ाने की बात कर रही हैं। समाज की रचना इस प्रकार से नहीं होती। आज जैसे लोग सोचते हैं कि हमारे एक ही संतान हो और एक ही संतान के द्वारा हम उतने सारे कार्य पूर्ण कर लें जो उनके सुख, यश और वैभव के लिए हो जाए। बेटी हुई इसलिए बेटे की प्रतीक्षा में 2 संतानें हो जाती है, उसके बाद आगे संतान की कोई इच्छा नहीं है। व्यक्ति इतना निहित स्वार्थी हो जाएगा, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकता भारत। तो यानी अगर 2 बच्चे आपके हैं तो आप स्वार्थी हैं साध्वी प्रज्ञा के हिसाब से, और अगर 2 से ज़्यादा बच्चे आपके हैं तो आप देश का भला कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान आ रहा है, लेकिन जहाँ से भी ज्ञान आ रहा है वाकई में बड़ा बेतरती है। जहाँ पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब के करीब है, वहीं हिंदुस्तान में ज़रा सोचिए हमारी आबादी 1 अरब 35 करोड़ के आसपास है। भारत में इस बढ़ती आबादी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 याचिकाओं पर सुनवाई की है और ये मामला भी चल रहा है। इनमें सरकार की ओर से 2 बच्चों की नसीहत को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 100वें स्थान पर आता है, यानी कि हम नीचे से कितने ऊपर हैं आप खुद ही समझ जाइए हमारे यहाँ कितने भूखे लोग हैं। 5 साल में 21% बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं जो जन्म लेते हैं, और हम यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। 6 साल तक के 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, यानी कि 2.5 करोड़ बच्चे खाने को नहीं मिल पाता, और हर साल कुपोषण की वजह से यानी कि खाने के अभाव की वजह से 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होती है। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि और बच्चे पैदा करो, और भाई कहाँ से खाना खिलाएंगे इन्हें? 10 करोड़ बच्चों को स्कूल हम नहीं भेज पाते, ये हमारे देश की असलियत है, और 40 लाख बच्चे हमारे देश में सड़कों पर अपना जीवन यापन करते हैं। आप ज़रा सोचिए कि क्या ये वाकई में अपने आप में सही बात है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होना चाहिए हमारे देश में? अब एक और चीज़ है जो दरअसल आपकी जेब पर मार करती है, और इसके बारे में आपका जानना आवश्यक है, क्योंकि हम सब जो नौकरी पेशा लोग हैं, हमारा EPF अकाउंट है, और EPF में हमें ब्याज ज़रा अच्छा मिलता है, इसलिए हमें लगता है कि भविष्य के लिए हम अपना पैसा जुटा पाएंगे। लेकिन सरकार ने तय किया है कि जो ब्याज आपको मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस ब्याज में कटौती कर दी जाए। 0.1% की कटौती कर दी गई है, यानी कि अब ब्याज दर आपको मिलेगा 8.55, यानी कि जो पैसा आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था अब वो पैसा थोड़ा कम होगा, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि आप शायद बहुत पैसा कमा रहे हैं। दरअसल अर्थव्यवस्था में जिस तरह से अब तेज़ी आ रही है, और ख़ास करके जो इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए EPF की इन दरों को कम करना सरकार की मजबूरी है। कुल मिलाकर आपकी जेब से पैसा निकाल कर सरकार जा रही है और आप कुछ नहीं कर सकते, कर भी क्या सकते हैं।
फिल्मी पर्दे पर सियासत की एंट्री की एक और कहानी आज दक्षिण भारत में शुरू हुई है। अभिनेता कमल हसन ने आज अपनी पार्टी का झंडा और निशान लॉन्च किया है। कमल हसन की पार्टी का नाम है मक्कल नियतिमयम, और जिसे हिंदी में अगर उसका मतलब निकालें तो लोक नायक पार्टी। राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले कमल हसन ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को अपना आदर्श बताया और अपनी पार्टी को आम लोगों की पार्टी भी बताया। कमल हसन की पार्टी की लॉन्चिंग के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे। हम बस उम्मीद ये करते हैं कि कमल हसन की पार्टी का हर्ष भी वो ना हो जाए जो आम आदमी पार्टी का हो चुका है, जहां इतने भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं, जहां मारपीट की बातें सामने आती हैं, जहां वायदे खिलाफी की बात सामने आती है।